चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपका जो है क्रैश कोर्स चालू हो रहा है और क्रैश कोर्स का ये पहला वीडियो है, ठीक है। कल मैंने डेमो दिया था, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा तो किस प्रकार से पढ़ाऊंगा आपको मैं 2 मिनट बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स भेजूंगा, तो उस नोट से जो है आपका ये शॉर्ट रिवीजन होगा। तो ये आपका शॉर्ट रिवीजन हो रहा है, 2 से 3 दिन 4 दिन लगेगा आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट रिवीजन में, 4 दिन मान करके चलिए। तो जब शॉर्ट रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद आपका जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे आपको करवाया जाएगा। यानी कि टोटल का टोटल आपको 10 दिन में, इस प्रकार से हम लोग तैयार कर रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस कि 10 दिन में पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। ऑप्टिक्स है तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। यानी कि 15-15 दिन का जो है आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो इसके लिए चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग अभी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है क्या है, आप लोग को पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है। तो चलिए बात करते हैं इसमें सबसे पहले आवेश की। तो आवेश क्या होता है? आवेश जो है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभाव को अनुभव करता है। देखिए, जिस प्रकार से हमारा चुंबक होता है उसके नजदीक हम किसी चीज को यदि ले जाते हैं तो वे क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यदि चुंबक है और इस वाले पार्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये जो चुंबक है ये अपना प्रभाव डाल रहा है, आसपास में अपना क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। सेम उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, आवेश भी होता है, जो क्या करता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि वे क्या करता है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, तथा इसके प्रभाव का हमें क्या कराता है, अनुभव कराता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब आवेश की बात होती है तो इससे के बाद जो हमें पढ़ना है ये है आपका आवेशों की संकल्पना। तो देखिए, आवेश की संकल्पना कहने का मतलब क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आवेश की संकल्पना कहने का मतलब है कि जो आवेश होता है वे किस प्रकार से आता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आवेश जो होता है दो आपका क्या होता है, एटम होता है, उस दोनों में बहुत सारी क्रिया होती है। तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक में से दूसरे का में जाना या इलेक्ट्रॉन का एक में से दूसरे में से आना। यानी कि 2 एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जब धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर होती है और इस दोनों में जब अभिक्रिया कराई जाएगी, कोई काम कराया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाएगा। तो इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो इसमें आप देख रहे हो, और इसमें यदि आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें ऋण आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा, धन आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो गया, हमारा धन आवेशित हो गया, ठीक है, ये हमारा धन आवेशित हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेशों की जो संकल्पना की जाती है, आवेश जो बनता है किस प्रकार से बनता है, तो आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन की आधार पर की जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होती है तो उस पे ऋण आवेश, ठीक है, तो उस पे हमारा क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। यानी कि दोनों में कोई क्रिया हो रहा है, मान के चलिए इसमें घर्षण हो रहा है या जो भी चीज हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यानी कि ऋण आवेश इसमें आ जाएगा। तो ऋण आवेश जब इसमें आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, और इसमें से क्या हो रहा है, हमारा निकल करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये आपको प्लस आवेश आ रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कह रहा है ऋण आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो एक बात आपको यह भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब कि उसमें ऋण आवेश कम हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने का मतलब कि उसमें धन आवेश बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज होता है। उसके बाद चलिए मान के चलिए हम जो है एक मतलब एटम लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का जो है आपको इस प्रकार से, इसका जो है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 17 होती है, आप लोगों को मालूम है। तो हमें क्या करना है कि ये मान करके चलिए कि जो इसका क्लोरीन है, सॉरी
क्लोरीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, हमेशा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारा 17 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 17 होगा। तो देखिए इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये जो लिखेंगे तो इसमें लास्ट सेल में आपका कितना है, 7 है। तो लास्ट सेल में यदि ज्यादा होगा तो वे क्या करेगा, हमेशा एक लेने की कोशिश करेगा, देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो मात्र एक चाहिए, इसे ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट सेल को ऑक्टेट पूरा करना है, तो उसके लिए भी क्या करेगा कि एक लेगा, देगा नहीं, एक लेगा। तो जब लेगा तो इसमें क्या हो रहा है, जब लेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्टेट पूरा हो गया हमारा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, और प्रोटॉन हमारा उसी अवस्था में 17 ही रह चुका है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वे हमारा क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह ऋण आवेशित हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, Na के बारे में। तो Na में क्या है, देखिए Na का जो है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है इसमें कितनी होती है, 11 होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 होती है। तो इसके लास्ट सेल में देखिए Na में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसके लास्ट सेल में 1 है, तो ये 1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ये जो है लूज कर देगा, यानी कि लास्ट सेल में इसके पास तो सिर्फ एक है, तो ये कोशिश ही नहीं करेगा, ये तो सीधा सोचेगा कि मैं चला जाऊंगा, आसानी से ये चला जाएगा, और तब ये इसका क्या हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन पहले 11 था वे इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, 10 हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जो 10 हो गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जब हानि होगी वह क्या होगा, धन आवेशित होगा। सेकेंड बात, एक बात और समझने की है कि यदि आपका ये सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के अपेक्षा में बहुत हल्का होता है, तो वे अपने आउटर सेल में क्या होता है, घूमते रहता है, तो जाने की कैपेसिटी ज्यादा उसकी होती है, और प्रोटॉन क्या होता है, बहुत हैवी होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोटॉन का जो मास होता है 1837 गुना किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इसे भी आप याद करके रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वे 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलते हैं अब आगे। आपको मैंने दो चीज पढ़ाया है, आवेश के बारे में और आवेश की संकल्पना के बारे में। अब तीसरा जो है आपका आवेश के प्रकार। तो देखिए आवेश के जो प्रकार होते हैं वे आपका किस प्रकार से होते हैं। तो आवेश के जो प्रकार होते हैं उसमें क्या होता है कि यदि आपका ये धन आवेश है और उसके पास यदि हम ये धन आवेशित छड़ ले जाए, मान के चलिए कोई ऐसा चीज है जिसमें आपका धन आवेशित छड़ लटका हुआ है और उसके पास हम यदि क्या करेंगे, धन आवेशित छड़ जब ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, दूर हटेगा। ये क्या करेगा, दूर हटेगा। क्यों दूर हटेगा, क्योंकि जो समान चिन्ह वाले होते हैं, यानी कि जो समान होते हैं आपके आवेश वाले, तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। कह सकते हैं कि समान चिन्ह वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब वे अब उससे दूर ढक लेंगे। और जो असमान आवेश वाले होते हैं, जैसे यहां पे देखिए प्लस आवेश है और यहां पे माइनस आवेश है, तो जो प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो हम इसको जो ले करके जाएंगे तो ये क्या होगा, मान के चलिए ये छड़ पहले हमारा कैसा था, इस प्रकार से था, और फिर ये क्या हो गया कि जब हम इसको ले गए और इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहां से थोड़ा सा नीचे चले जाएगा और यहां पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, ये नीचे चले आया। क्यों नीचे चले आया, क्योंकि ये इस पे माइनस चार्ज है और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। जब असमान आपका आवेश होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं मतलब कि सेम जाति का, ठीक है, जो सेम जाति के आवेश होते हैं वे क्या करते हैं, वे हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि एक को दूसरे को, यानी कि ये प्लस है ये प्लस है, यदि हम इसको नजदीक ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसे दूर ढकेल लेगा। क्या करेगा, इसे दूर ढकेलने की कोशिश करेगा या चेष्टा करेगा। दूसरी बात हम करते हैं कि यदि विजातीय आवेश हो, यदि विजातीय आवेश कहने का मतलब जैसे यहां पे प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो इस दोनों के पास हम जब ले जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेश हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा, और उसमें क्या होगा, हमेशा समान जाति में रिपल्सन होगा।
ठीक है। धन आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। इलेक्ट्रॉन की कमी आने के कारण क्या होता है? धन आवेश होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। और ऋण आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, मतलब कि आपका यहां पे ऋण आवेश भी होता है। दूसरी बात, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आवेश चर है, राशि है या अचर राशि है। तो हम क्या कहेंगे कि आवेश हमारा क्या है? अचर राशि है। और आवेश जो है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। जो आवेश होता है हमारा, वे वस्तु के वेग पर निर्भर करता है कि उसका वेग कितना है। जितना ज्यादा वेग होगा उसका आवेश भी उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। तो आवेश का जो मात्रक होता है वे हमारा क्या होता है? विद्युत धारा बराबर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आपका आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुना समय, यानी कि आपका जो आवेश होगा वे हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुना समय हो जाएगा। तो यहां से हम अब क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि विद्युत धारा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और जो समय होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो एम्पियर और सेकंड को जब हम गुना करेंगे तो हमारा जो कहलाएगा उसे हम कहेंगे कूलाम। उसे हम क्या कहेंगे? कूलाम। तो एसआई मात्रक जो है आवेश का यानी कि विद्युत धारा का, वे हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा कूलाम होगा। ये याद रखना, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अब सीजीएस मात्रक क्या होगा? यानी कि सीजीएस मात्रक जो होगा उसका स्टेट कूलाम होगा। ठीक है। क्या होगा? स्टेट कूलाम होगा। और 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ये याद रखना है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। जिस प्रकार से ये चीज है क्या, जैसे मान के चलिए हम पढ़ते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। वही चीज है यहां पे। ये जो आपका सीजीएस मात्रक है ये छोटा यूनिट है। तो ये जो छोटा यूनिट है, तो इसी प्रकार से 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। हम क्या कहेंगे कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। चलिए उसके बाद है विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या हो जाएगा? तो 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। 1/10 EMU ये इसका जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है आवेश का। ठीक है। तो चलिए ये आपके मात्रक के बारे में हो गया। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। और हमें मालूम है कि विद्युत धारा एम्पियर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। जब हमने दोनों को गुना किया तो निकला हमारा क्या? कूलम। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? हमारा कूलम होगा। याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है सीजीएस मात्रक जो होगा वे उसका क्या होगा? स्टेट कूलम। तो हमें मालूम है कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। तो यहां से जो है आपको 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम याद रखना है। और विद्युत चुंबक के मात्रक 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के बारे में। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी एटम होता है, ठीक है, जो भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ये बात जो है आप लोग क्लास 7 से 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर होती है। तो कहने का मतलब कि जो धन आयन होता है और जो ऋण आयन होता है वे दोनों हमारा क्या होता है? वे दोनों हमारा बराबर होता है। तो अब जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वे आपके आउटर सेल में क्या होता है? यानी कि बाहरी कक्षा में वे घूमते रहता है। तो यदि कोई चीज ऐसा लाया जाए उसके पास जो कि उसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाए तो वे कौन जाएगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके वे दूसरे वाले एटम में जा सकता है यदि उस दोनों में कोई प्रक्रिया कराया जाए। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1 × 10⁻90 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या चीज का होता है? प्लस और माइनस के चिन्ह का डिफरेंस होता है। बाकी सारा चीज वही होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ये आपके 1 नंबर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप यहां पे देखिए कि हमने आपको जस्ट बताया था Na के बारे में और Cl के बारे में। ठीक है। तो Na में क्या है? हमने बताया था आपको कि जब हमने Na का क्रिया कराया था तो इसमें हमारा क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन हमारा एक जो है
आपका इस पे प्लस चार्ज आ रहा था, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। इस Na में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आपका एक बाहर निकल रहा था, जिसके कारण ये आपका प्लस चार्ज आ रहा था। और Cl में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन वे क्या कर रहा था, आउटर शेल में जितना उसके पास जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए वे क्या कर रहा था कि अपने तरफ एक आइटम को ले रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। तो ये क्या कर रहा था, Cl क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो ये प्रक्रिया होती है जब दो एटम का क्या करते हैं हम, जब दो एटम के बीच हम कोई रिएक्शन कराते हैं या कोई किसी भी प्रकार से कोई भी चीज कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आदान और प्रदान होता है। अब आगे समझिए कि ये जो है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, अच्छे से समझिए कि मान के चलिए ये कोई आइटम है, ठीक है, इस आइटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या क्या करेगा, लेगा। तो ये आइटम समझिए अच्छे से, ये जो एटम है जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत होगा। यानी कि एटम जितना इलेक्ट्रॉन ले या जितना इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, आवेश क्या करे, जितना इलेक्ट्रॉन ले या जितना इलेक्ट्रॉन देता है, वे हमारा क्या हो जाता है, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत कहलाते हैं। यानी कि आवेश जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, -1 × 1 e का पावर इलेक्ट्रॉन, यहां पे -1 नहीं होगा, -1 इंटू इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका जो है क्वांटमीकरण क्या होगा, यानी कि ये क्वांटमीकरण हो जाएगा -1 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जाए तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात आप याद रखना कि 5 हो जाएगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉन जाए, 6 जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्टेट तो उसका जो है पूरा होगा ही नहीं, वे क्या करेगा, यदि दो इतना कम रहेगा तो जाएगा ही नहीं, तो वो 1 2 3 ही रहेगा। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन, यदि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 आइटम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, वे हमारा क्या है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसमें जितना हम इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए दे रहे हैं, इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम जितना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, वे हमारा क्या कहलाता है, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई एटम हो, उसमें यदि कोई ऐसा वस्तु या कोई चीज हो, उसमें क्या कर रहे हैं, इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी कि धन आवेशित या ऋण आवेशित जो भी है, इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वे हमारा क्या होता है, वे जो होता है, यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और गुना होता है वे जितना इलेक्ट्रॉन उसमें दिया जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन उससे निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना स्थानांतरित कर रहे हैं, कितना उसमें दे रहे हैं, और इनटू एक इलेक्ट्रॉन आवेश, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। तो कोई यदि पूछे कि आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो माइंड में याद रख लीजिए कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसे हम कह सकते हैं Q = +-ne। तो n आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 इंफिनिटी तक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इस क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है उसका क्या होता है, पूरा वे गुणज होता है। आवेश का न्यूनतम मान ±1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कहने का मतलब यह है कि जो आवेश इस पे है, जो आवेश इस पे है, उसका जो न्यूनतम मान होगा वे आपका कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसलिए होगा क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा कि 1 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा हमारा क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और यहां पे जो भी होगा, यहां पे जो भी होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, जो भी चीज होगा, तो वे हमेशा क्या होगा, वे आपका हमेशा जो है एक पूर्णांक में होगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है आवेश का मान हमेशा पूर्णांक गुणज में होता है। तो पूर्णांक में जब होगा तो ऑटोमेटिक बात है, तो 1 से 2 से 3 से 4 से किसी भी चीज से गुना करेंगे तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। यदि हम बटे में फ्रैक्शन में गुना करते, मान के 2/3 से मल्टीप्लाई करते तो ये इससे छोटा हो सकता था, लेकिन हम यदि पूर्णांक में, यदि पूरा का पूरा संख्या हमारा पूर्णांक में हो और उससे यदि हम गुना करें तो वे कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। यही हमारे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है, इस एटम में जितना हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वे हमारा क्या कहलाता है, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यदि हम देंगे तो यहां पे माइनस होगा और यदि हम इससे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे कुछ बात। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन के बारे में। तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, अभी जस्ट मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, तो वे आपको जो मैंने पढ़ाया था आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। ठीक है, तो अब जो है उससे आगे हमें पढ़ना है कि द्रव्यमान में परिवर्तन। देखिए जब क्वांटमीकरण होगा तो आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जा रहा है, तो इसका मतलब उसके द्रव्यमान में भी चेंज होगा। कहने का मतलब कि मान के चलिए ये आपका 2 एटम है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कुछ मान के चलिए एक हम मार्केट से सेब खरीद के लाए, ठीक है, उसमें से एक सेब यदि निकाल करके तब फिर हम तोले तो उसमें क्या होगा, वजन तो कम हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ वजन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा। जब क्वांटमीकरण होगा यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी कि एक में जाएगा या आएगा, तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, उस पूरे सिस्टम के द्रव्यमान में चेंजिंग हो जाएगा। जिस तरह से एक थैला है, उसमें क्या है, सेब रखा हुआ है, 5 सेब है, वजन है 1 kg, और उसमें से एक सेब यदि हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। यदि एक सेब और उसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से तो हम क्या करते हैं कि यदि किसी में से ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ आकर्षित कर लेता है या अपने तरफ खींच लेता है, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो वजन है ये तो इसका बढ़ जाएगा ना, जो इसका पहले से जो वजन था ये कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा, सबसे पहले हमें यह चीज मालूम होना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वे हमारा होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये आपको जो है याद रखना है। अब देखिए कोई भी चीज जो हमारा था उदासीन था, उदासीन करने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या थी, समान थी। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान थी तो उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के कारण एक हमारा धन आवेशित बना और एक हमारा क्या बना, ऋण आवेशित बना। तो जब हमारा धन आवेशित बना और दूसरा ऋण आवेशित बना, यानी कि कुछ जब यहां पे क्रिया हुई तो एक धन आवेशित बना और एक ऋण आवेशित बना, तो उसमें जब हम मास की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें जब हम मास की गणना करते हैं, मास करने का मतलब द्रव्यमान की गणना करते हैं, तो उसमें यह चीज देखा जाता है कि जो ऋण आवेश होता है, यानी कि जो ऋण आवेश होता है उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। जो ऋण आवेश होता है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। उसके बाद जो द्रव्यमान उदासीन था उसका द्रव्यमान होता है, और जो धन आवेश होता है उसका द्रव्यमान सबसे कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है कि देखिए हमने आपको क्या बताया कि धन आवेश किस प्रकार से आता है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाएगा, तो अब क्या हुआ, प्लस प्लस माइनस। तो एक आप क्या किए, एक सेब निकाल करके इसमें दे दिए, तो ऑटोमेटिक सी बात है, और मैंने आपको बताया है कि ये आपका क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब इसमें से एक सेब निकाल करके इसमें आप दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वजन ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे है कि द्रव्यमान जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, ऋण आवेश का होगा, उसके बाद जो है उदासीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, धनावेश का होगा। यह बात आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान में यदि वृद्धि की बात करें तो कितना, n/1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में वृद्धि, यानी कि वृद्धि या कमी की यदि बात करें कि कहा जाएगा कि इसमें कितने द्रव्यमान की वृद्धि हुई, तो द्रव्यमान यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है उतनी की वृद्धि होगी। तो n/1 का पावर, ये सॉरी
n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। n मतलब कि जितना ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पहले से तो इलेक्ट्रॉन था ही, तो उसके साथ हम गुना कर देंगे तो द्रव्यमान में हमारा वृद्धि निकल जाएगा। और हानि कहने का मतलब इसमें से यदि इसको ये 3 दे रहा है तो इसके पास भी कितनी की हानि होगी, 3 की होगी। यदि 2 दे रहा है तो 2 की हानि होगी। तो कह सकते हैं कि n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब यदि हम दोनों में द्रव्यमान में अंतर निकाले तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि जितना स्थानांतरित किया जाएगा इसमें से, जितना हमारा इसमें से इसमें स्थानांतरित किया जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किया जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन किया जाएगा, जो भी स्थानांतरित किया जाएगा वे इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इसीलिए हम डेल्टा एम इजकल टू कह सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान में अंतर को हम डेल्टा एम लिखते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस एन एम ई, यानी कि एम ई हमारा क्या हो जाता है, एम ई हमारा हो गया आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि वही होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ठीक है, तो ये आपका जो है कहने का मतलब कि किसी भी चीज में कितना उसका द्रव्यमान में वृद्धि हुआ है या कितना हानि हुआ है, उसको सिर्फ हम क्या करेंगे 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितना इसमें से निकल रहा है उतना, यदि हानि पूछेगा तो जितना निकल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हानि निकल जाएगा। यदि जितना इसमें जा रहा है उतना को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हम कहेंगे कि इतना इसमें वृद्धि हो रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो सबसे पहले संरक्षण करने का मतलब क्या होता है कि आवेश को हम संरक्षण कैसे देंगे। ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत करने का मतलब है कि विलगत निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगत निकाय किसे कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम को। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भैया, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जब कोई चीज को हम कहीं पे रखे, ना तो उस पे कोई मॉइस्चर का प्रभाव पड़े, ना कोई एयर का प्रभाव पड़े, यानी कि उस पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलगत कहते हैं। तो विलगत निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश, जो नेट आवेश होगा प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी कि प्रक्रिया के पहले जो उसका आवेश होगा, ठीक है, प्रक्रिया के पूर्व जो नेट आवेश होगा, प्रक्रिया के बाद भी वही उसका आवेश होगा। फिर से समझिए, यदि मान के चलिए कोई 2 एटम है, तो हमने आपके सामने में 2 एटम लिया है NaCl। अब हमने क्या किया है कि इस दोनों के बीच कुछ प्रक्रिया हो रहा है। प्रक्रिया होने के बाद ये आपका क्या बन गया, NaCl बना, एक नया चीज बना NaCl। मैंने Na और Cl को कुछ रिएक्शन कराया, उसके बाद एक नया चीज बना जिसे हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। तो ये जो NaCl हमारा होगा, तो ये NaCl बनने में जो आपको इसमें आवेश जितना हमारा होगा, इस वाले में जितना हमारा आवेश होगा, और प्रक्रिया के बाद यदि ये दोनों चीज बन जाता है तो ये प्रक्रिया के बाद जितना इसमें आवेश था सेम टू सेम आवेश इसमें भी होगा, कोई भी हानि आवेश का नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। फिर से समझ लीजिए, विलगत निकाय के किसी प्रक्रिया में, विलगत निकाय के किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है, तो यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश, यानी कि जो प्रक्रिया हो रहा था, जो रिएक्शन यहां पे हो रहा है, जो रिएक्शन हमारा इसमें हो रहा है, तो इसमें जो हमारे पास आवेश है, ठीक है, और Na और Cl मिल करके NaCl बनाया, तो प्रक्रिया के बाद एक प्रोडक्ट बनाया। तो प्रक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, तो इस पे भी जितना आवेश होगा, दोनों का आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो मान के चलिए इस वाले पे कुल धन आवेश कितना है, Na पे 1 धन आवेश है, और प्रक्रिया के बाद इस वाले में कितना आवेश है, 1 भी आवेश नहीं है, तो 0। फिर देखिए इसमें ऋण आवेश कितना है, 1 है, तो कुल ऋण आवेश की संख्या -1, और उसमें प्रक्रिया के बाद कोई भी ऋण आवेश नहीं है। कुल आवेशों की संख्या कितनी होगी, आवेश 2 प्रकार का आवेश हो गया, एक प्लस आवेश हो गया, एक माइनस आवेश हो गया। तो आवेशों की संख्या 2 हो जाती है, लेकिन यहां पे कुल आवेशों की संख्या इस पे 2 है, और इस पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें 0 है। अब जब है कुल आवेशों की संख्या, अब कुल आवेश की बात करते हैं, तो कुल आवेश मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को जोड़ते हैं तो 0 आ गया, और हमारा ये पहले से क्या हो रहा था, 0 आते जा रहा था, यानी कि ये वाला जो था 0 आते जा रहा था। तो यहां से हमने ये बात देखा कि प्रक्रिया के पूर्व
जो हमारा आवेश था वे प्रक्रिया के बाद भी उतना ही आवेश हमारा इसमें रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है। ठीक है, कुल आवेश, कुल ऋण आवेश और कुल, ये जो कुल है, ठीक है, ये कुल आवेश की संख्या जो है ये बदल सकती है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो कुल आवेश होगा ये हमेशा आपका 0 आएगा। यहां पे आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। ऐसा हो सकता है कि संरक्षित रह भी सकती है, यानी कि यहां पे आपको 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। अब आगे हम चलते हैं, आगे कुछ और चीजों को पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और उसके बाद जो है कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, पहले टोटल नोट्स भेज दिया जाएगा, उसका ये संक्षिप्त में आपको समझा दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी आपका ये मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे आपको जो है PDF में भेज दिया जाएगा, आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आकर के आप एक बार समझ यदि लेते हैं तो वे क्वेश्चन को यदि आप फिर से याद करोगे या उस क्वेश्चन को समझ के पढ़ोगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या जो भी चीज है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपका सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट होगा 100 दिन के अंदर। यदि अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हमारा तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। और हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जो है इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।